जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था बच्चों? कलर कोडिंग हो गया था। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर के बाद मैंने तुम्हें क्या समझाया था बच्चों? कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। सही है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये टॉपिक तुम लोग 10th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हो, तो इसके बारे में हम लोग स्पीड से इसको खत्म करते हैं। करें स्टार्ट बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कितने टाइप का होता है? वैसे दो ही टाइप का होता है, सीरीज या फिर पैरेलल। पर एक और कॉम्बिनेशन होता है जो ना ही सीरीज है ना ही पैरेलल है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ या ना बच्चों? सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर वाले चैप्टर में कैपेसिटर्स टॉपिक के अंदर मैंने तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझा दिया है। आई होप तुमको आइडिया तो हो गई उसके बारे में। और किरचॉफ लॉ भी बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। बच्चों रेजिस्टर अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो वो कैसे नजर आएंगे? चेक करो। एक, दो, तीन। मैंने यहां पे 3 रेजिस्टर लगा दिए। ये क्या हो गया बच्चों? स्विच या की। ये हो गया हमारा बैटरी, प्लस माइनस। यहां से करंट गया आई। और इन सब में बच्चों करंट सेम होगा या अलग अलग होगा? जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनमें करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है बच्चों? क्योंकि वोल्टेज तीनों में अलग अलग होगा तो इसको हमने नाम दे दिया V1। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? V2। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? V3। और टोटल वोल्टेज है V। कोई दिक्कत? करंट यहां से कितना गया? I। बच्चों चेक करो करंट तीनों में सेम होगा या नहीं? और वही करंट यहां से निकलकर वापस आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ 3 रेजिस्टर सीरीज में है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? कम शब्दों में अगर देखें तो 3 रेजिस्टर सीरीज में तब माने जाएंगे अगर वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार कि वो एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर तक जाने के लिए आपके पास एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, या करंट को फ्लो होने के लिए ये समझ लो एक ही रास्ता है। मेरी बात समझ पाए तुम लोग? जरा चेक करो। रेजिस्टर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं इस प्रकार कि अगर एक रेजिस्टर से दूसरे पर जाना है तो एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। नहीं समझे? रेजिस्टर्स आर said to be connected in series if they are connected from end to end and there is only one path to move from one resistor to another। क्लियर हो गया? अच्छा, जरूरी बातें ये है कि बच्चों तीनों में करंट सेम होगा I, रेजिस्टेंस तीनों का अलग अलग है और वोल्टेज भी तीनों का अलग अलग होगा। यानी करंट इज सेम across each resistor। अच्छा, वोल्टेज बच्चों, वोल्टेज अच्छा वर्ड है या पीडी? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस is different across each resistor। और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अलग अलग है क्योंकि मैंने R1, R2, R3 लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों मुझे जल्दी बता दो इसके बाद बिना टाइम वेस्ट करे कि अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, ओम्स लॉ, तो जरा चेक करो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर।
तो अगर मैं V नेट लेता हूं तो I इंटू आर नेट हो जाएगा। अगर मैं V1 फाइंड करना चाहता हूं तो I इंटू R1 हो जाएगा। V2 फाइंड करना चाहता हूं तो I इंटू R2 हो जाएगा। और V3 फाइंड करना चाहता हूं तो I इंटू R3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब मुझे इतना बता दो बच्चों कि V नेट अगर मुझे फाइंड करना है तो कॉमन सेंस लगाओ, V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे। इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? V ही तो आएगा, क्योंकि यही तो डिवाइड हुआ है 3 हिस्सों में, और कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो जरा चेक करो, ये बात समझ में आ गई। अब ये सारी वैल्यूज उठा के किस में पुट कर दोगे? इस इक्वेशन में। तो V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR नेट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बच्चों तीनों में कॉमन क्या है? I को कॉमन लेके फिर काटू बच्चों की तरह, या तुम ये समझ गए कि R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। जल्दी बोलो, समझ गए? यहां से क्या रिजल्ट निकला बच्चों? यहां से ये रिजल्ट निकला कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। हाँ या ना? यहां से क्या रिजल्ट निकला? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन each individual resistor। समझ में आ गया? और क्या रिजल्ट निकला बच्चों? अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और इसको मैं वर्ड्स में लिखूं, ये समझ गए? मेरे ख्याल से ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट लिख देता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is the sum of each individual resistor when they are connected in series। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों इन तीनों रेजिस्टर की अगर पावर पूछ ली जाए तो, अगर मैं कहूं कि मुझे पावर का रेशियो बताओ, P1 is to P2 is to P3, तो बच्चों कैसे फाइंड करोगे? जल्दी बोलो, पावर का रेशियो क्या होगा? R1 is to R2 is to R3। याद रहेगा? अगर पावर का रेशियो फाइंड करने को कभी बोलता है और रेजिस्टर सीरीज में है, तो आप क्या कर देना, सीधा उनके रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड कर लेना, आपके पास पावर का रेशियो आ जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इसके पीछे का रीजन भी समझ लो। P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, हाँ या ना? तो जरा चेक करो, V की जगह क्या मैं IR लिख सकता हूं? और एक I यहां पर पहले से ही है, V की जगह मैंने क्या लिखा है? IR, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है उस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? I स्क्वायर R। अब I एक ऐसी चीज है जो तीनों में कांस्टेंट है, क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हो P1 का, P2 का, P3 का। तो यहाँ P1 लोगे तो यहाँ I1 R1 आ जाएगा। P2 लेता अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आता बच्चों? I2 R2, या I सेम ही रहेगा? I तो सेम ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि I वाला पार्ट यहाँ से कट जाएगा। तो चेक करो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, समझ में आ गया? तो पावर का रेशियो ये आ जाएगा। चलते हैं आगे बच्चों, ये सारा कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब लिखने की जगह खत्म हो चुकी है, तो मैं कुछ पार्ट इरेज करने जा रहा हूं। अगर मान लो बच्चों बहुत सारे n रेजिस्टर्स हैं और उन सबका रेजिस्टेंस सेम है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, देखो बच्चों जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं और समझा रहा हूं
उसी सीक्वेंस में तुम लोग भी कॉपी में लिखना और नंबर डाल के टॉपिक फिगर वगैरह लिखना, क्योंकि जो भी चीजें समझा रहा हूँ सारी चीजें इस फिगर से एसोसिएटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज सेम एंड देयर आर n resistors in series, इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत सारे रेजिस्टर हैं पर वो सारे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो बच्चों चेक करो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ r, कोई दिक्कत, क्योंकि r प्लस r सबकी वैल्यू सेम है, तो n टाइम्स ऑफ r ही तो हो जाएगा, क्योंकि n रेजिस्टर जुड़े हुए हैं। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, अगर मान लो बच्चों सिर्फ 2 रेजिस्टर है, इफ मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया है, इसके बाद ये अगला पॉइंट जो मैंने डाला है उसको अगला पॉइंट सेपरेट बनाकर लिखना, जरूरत पड़े तो उसका फिगर भी अलग से बना लेना। इफ देयर आर only 2 resistors connected in series, सिर्फ 2 ही रेजिस्टर है और वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो मुझे बताना बच्चों आर नेट कैसे फाइंड करोगे, R1 प्लस R2। ये तो बहुत ही टाइम पास चीज हो गई, ये तो सभी को पता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R1 प्लस R2 ही होगा सीरीज में। अच्छा, अगर 2 रेजिस्टर सीरीज में है, ध्यान से सुनना, आर नेट फाइंड कर लिया, करंट भी फाइंड कर लोगे क्योंकि दोनों में करंट तो सेम ही जाएगा सीरीज में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे वोल्टेज बताओ, बच्चों मेरी बात समझ पाए तुम लोग, ये वाला पॉइंट क्या है, पहले मैं इसको ना ड्रॉ कर देता हूं। इसको आप ऐसे समझ लो 1 2, R1 R2, यहां से करंट निकला I और यहां से वापस आ गया I। समझ में आ गया? बच्चों जरा चेक करो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी V1 और V2, अगर आपको V1 और V2 फाइंड करना है तो क्या करोगे, इफ देयर आर ओनली 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड, तो R नेट तो निकाल लिया। मैं अगर आपको कहूं कि V1 फाइंड करना है तो क्या करोगे, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर आपको V2 फाइंड करना है, अगर आपको V2 फाइंड करना है तो V टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद रहेगा क्या करना है? पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपको V1 निकालना है, V1, और इस बैटरी का वोल्टेज क्या है बच्चों, V, तो इसी में से तो कुछ हिस्सा इसने लिया होगा या पूरा भी ले लिया इसने, कुछ हिस्सा, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा इसका हो गया V2, हाँ या ना? तो चेक करो, अगर आप V1 निकाल रहे हो तो V का फ्रैक्शन, हाँ या ना? तो चेक करो V का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, R1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो पक्का न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, और 1 से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई जब V से करोगे तो V से छोटी वैल्यू आएगी या नहीं? आगे समझ में? और आप इसको ऐसे भी समझ लो, अगर आपको V फाइंड करना है, मान लो V1 फाइंड करना है, तो इसका आप क्या करोगे, V इंटू R अपॉन R इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? आप ऐसे समझ लो कि ये तो चलो V1 और V2 का फॉर्मूला हो गया जब 2 रेजिस्टर है। अगर बहुत सारे n रेजिस्टर हैं और आपको किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है तो क्या करोगे, इसी का यूज करा है मैंने, चेक करो, V मल्टीप्लाई बाय जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वो वाला रेजिस्टेंस अपॉन में R इक्विवेलेंट, मतलब V इज इक्वल टू V इंटू R अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया? ये दो फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग, अगर 2 रेजिस्टर है तो V1 V2। चले आगे। तो बच्चों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़े जाएं
तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। चले आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बच्चों पहले इसका फेयर बना देते हैं जल्दी से। फिगर समझ में आ गया बच्चों। ये रेजिस्टर्स कैसे माने जाएंगे, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। बच्चों चेक करो, यहां से करंट क्या निकला, आई, और जब ये यहां पहुंचा तो इसको तीन अलग अलग रास्ते नजर आए। जंक्शन रूल लगेगा, हालांकि किरचॉफ लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, बट इस पॉइंट पर इसको तीन रास्ते मिले। तो इसका करंट कितना हो गया, I1, इसका हो गया I2 और इसका करंट हो गया I3। ये तीनों करंट यहां से जब वापस आएंगे तो यहां पर क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा बच्चों, I। कोई दिक्कत? बच्चों चेक करो, तीनों रेजिस्टर्स में सेम क्या है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी वैल्यू वही होगी जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। क्लियर हो गया? चले आगे। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे समझाओगे कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है? हम बस ये बोल देंगे, अगर रेजिस्टर्स का सभी रेजिस्टर्स को बैटरी के एक ही पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और रेजिस्टर्स का जो अनदर एंड है उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक साथ जोड़ दें, तो वो सभी रेजिस्टर्स माने जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हाँ या ना? या आप ये भी बोल सकते हो कि करंट को फ्लो होने के लिए अलग अलग रास्तों से होकर गुजरना अगर पड़े तो वो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन भी पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। हाँ या ना? तो हम क्या लिखेंगे, इफ the one end of all the resistors is connected to positive end of battery and the other end of all the resistors is connected to negative terminal of a battery, then they are said to be connected in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन हमसे कोई नहीं लिख पाता। बच्चों इसमें खास बातें मुझे फटाफट बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor is same। अलग अलग क्या है हर रेजिस्टर के अक्रॉस, करंट, यानी कि करंट अक्रॉस each resistor is different। और कोई बात, इंपॉर्टेंट बातें यही है। अब बच्चों जरा चेक करो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। हाँ या ना? तो अगर मान लो मुझे अगर मैं यहां पर लिखूं V नेट, तो इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट हो जाएगा। अब V नेट लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वोल्टेज तो सबके क्रॉस सेम ही है, तो इसको हम V ही रहने देंगे।
तो चेक करो, अगर मुझे आई नेट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, v अपॉन आर नेट, हाँ या ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर मुझे i1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, v अपॉन r1, i2 फाइंड करने के लिए v अपॉन r2, i3 फाइंड करने के लिए v अपॉन r3। ये तीनों वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। कर दो भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई नेट। देखो ये इसके बाद ये आएगा, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना, लेकिन मैं साइड में से लिख रहा हूँ जगह के हिसाब से। तो ये तीनों वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, चेक करो, i1 प्लस i2 प्लस i3, हाँ या ना। पिछली बार वोल्टेज अलग अलग था, इस बार वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड हुआ है ना तीन हिस्सों में, तो तीनों करंट को ऐड करेंगे तो आई नेट आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करनी है, आई नेट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, v अपॉन आर नेट, i1 की जगह है v अपॉन r1, v अपॉन r2, v अपॉन r3। तीनों में से अगर v कॉमन ले लूं तो ये वाला v कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। क्लियर हो गया। तो यहां से तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आर नेट इज इक्वल टू r1 इनवर्स प्लस r2 इनवर्स प्लस r3 इनवर्स और इस पूरे का इनवर्स। कुछ समझ में आया, करना वही है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर वैल्यूज आएंगी, जो भी फाइनल आंसर आएगा इसको रेसिप्रोकल कर देना है। कोई दिक्कत बच्चों, इस फॉर्मूले से क्या समझ में आया, क्या रिजल्ट निकल रहा है, इस फॉर्मूले से ये रिजल्ट निकल रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, R1 की वैल्यू यहाँ पे थी 6, R2 की वैल्यू क्या है मान लो 10 और R3 7 है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे ना, ये तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2.1 ओम आ जाएगी। मतलब ये मेरा ऐसे अंदाजे से बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटी होगी। समझ में आ गया, सॉल्व करके देख लेना। चले आगे, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। दूसरी बात बच्चों, इसमें जरा चेक करो इस फॉर्मूले को, अगर मैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocal of each individual resistance। क्लियर हो गया। मतलब ये वाला फॉर्मूला मैंने वर्ड्स में लिख दिया है बच्चों। इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पावर भी होगी, इस पावर का रेशियो क्या होगा, पावर का रेशियो क्या होगा, R1:R2:R3 या फिर कुछ और, इनका रेशियो होगा बच्चों 1/R1:1/R2:1/R3। इस बार बच्चों 1 क्यों आ गया, सीरीज में तो R1:R2:R3 था। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि देखो, पहले इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। पहले ये बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। इस बार तीनों में सेम क्या है, वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम ये रहने देंगे, I की जगह हम पुट कर देंगे V/R, V/R। चेक करो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो मैंने इस I की जगह V/R पुट कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, V²/R। तो बच्चों चेक करो, अगर मैं यहाँ P1 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे V1/R1 लेना चाहिए, तो V तो सब में सेम ही है,
तो जब P1 P2 P3 का रेशियो निकालोगे तो V स्क्वायर कटता चला जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत? चले आगे, पॉज कर दो। अगर मान लो बच्चों यहां तो 3 रेजिस्टर हैं, अगर मान लो बहुत सारे इनफाइनाइट रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल combination of n resistors of same value। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? R by n। समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पे बहुत सारे R1 R2 R3 R4 ऐसे करते, कितने रेजिस्टर ले लिए? n, और सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R by n। अगर 2 है तो R by 2 हो जाएगा। करके देख लेना, सॉल्व। समझ में आ गया? for 2 resistors in parallel combination। मान लो बच्चों 2 रेजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 और 2। R1 R2, इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2। तो देखो अगर 2 रेजिस्टर है तो R नेट की वैल्यू क्या हो गई? जल्दी बोलो। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, वोल्टेज कितना हो गया दोनों के अक्रॉस? सेम ही रहेगा V, क्योंकि हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है। लेकिन अगर मैं पूछूं बच्चों की I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1? तो इसका फॉर्मूला याद रखना, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और I2 कितना हो जाएगा? I टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब समझे? अगर आप I1 फाइंड कर रहे हो तो R1 नहीं लेना आपको, ऑपोजिट वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो लेना है, यानी R2 लेना है यहाँ पे, और नीचे R1 प्लस R2। और अगर I2 फाइंड कर रहे हो तो I के साथ न्यूमरेटर में R1 आएगा, मतलब ऑपोजिट ब्रांच। समझ में आ गया? तो ये 2 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी के साथ बच्चों तुम्हारा ये टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स खत्म होता है। देखो आज की क्लास भले ही छोटी रही हो, पर हमने ये दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इतने सारे दिए हुए हैं एसएल के अंदर, आप घर जाकर उनको जरूर करना। क्लास आज की भले ही छोटी है, लेकिन होमवर्क आपका आज का बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? तो ये सारे क्वेश्चन घर जाके करना। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा दिमाग तुम्हारा खुलेगा। और ऑब्वियसली कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन भी तुम लोग बहुत सारे कर चुके हो, काफी सारे मैंने क्लास में भी करवाए थे। तो रेजिस्टेंस के भी इसी तरीके से करोगे तो हो भी जाएंगे जल्दी, और इसमें आपका बेनिफिट भी हो गया। समझ में आ गया? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।